मैं कपड़े सिलाई करके बैंकॉक भेजती थी। एक दिन बहनोई कहने लगा कि एक बार तुम बैंकॉक का चक्कर लगाओ, टिकट मैं भेज दूंगा। टिकट का सुनकर मैं भी तैयार हो गई। ढेर सारे कपड़े सीकर तैयार किए और बैग भर कर रवाना हो गई। एक हफ्ता तो बहनोई ने मेरी खूब आवभगत की, मगर 7वें दिन मेरे होश उड़ गए। बहनोई ने मुझे सब सिंड्रेला की जादूगरनी कहते थे, और ये बात कुछ झूठ भी ना थी, क्योंकि मैं जिस तरह के कपड़े सिलाई करती थी, औरतों की हैरत से आंखें फटी रह जाती थी। मेरे हाथों में कमाल का जादुई हुनर था। मेरे दिमाग में ऐसे नित नए डिजाइन कपड़ों के हवाले से आते कि हमारे मोहल्ले के सब लोग डबल कीमत पर मुझसे ही कपड़े सिलवाते थे। यहाँ तक अब बड़ी बड़ी बुटीक वालियां भी मेरे पास आने लगी थी। मेरे पास इतना काम था कि सर खुजाने की भी फुर्सत ना थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की लालच की भूख कभी नहीं मिटती। मेरा शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये लालच मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात उन दिनों की है जब मेरे बहनोई नादिर भाई बैंकॉक से पाकिस्तान आए हुए थे। बहनोई बैंकॉक में मुलाजमत करते थे, इसीलिए बड़ी आपा हमारे घर के ऊपर की मंजिल में ही रहती थी, क्योंकि तन्हा घर में उनके शौहर के बगैर रहने से घबराती थी। नादिर भाई ऊपर की मंजिल का एक माकूल किराया भी हर माह हमें भेजते थे। फिर हमें आपा की तरफ से फिक्र नहीं होती थी। मसला ये था कि नीचे वाले पोर्शन में मेरी 2 भाभियां रहती थी, इसीलिए नीचे कोई भी कमरा खाली ना था। नादिर भाई 1 साल बाद ही पाकिस्तान आते थे। मैंने अपनी सिलाई के लिए अलग से जो कमरा बनाया था वो ऊपर वाले पोर्शन में था। इस बार जब नादिर भाई बैंकॉक से वापस पाकिस्तान आए तो मेरी सिलाई के जौहर देखकर दंग रहकर कहने लगे, समिया तुम मुझे ऐसे ही कपड़े सीकर दो, मैं उसे बैंकॉक लेकर जाऊंगा, वहां पाकिस्तानी लोग डॉलर में इन कपड़ों को खरीदेंगे। ये सुनकर तो मेरी आंखें चमक गई थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और बाड़ा मार्केट से इसका होलसेल में कपड़ा खरीद लिया और फिर उनको सीने में मसरूफ हो गई। बहुत मेहनत के बाद मैंने काफी सारे बेशकीमत जोड़े तैयार कर लिए और जब नादिर भाई जाने लगे तो नादिर भाई को दे दिए। मैंने कहा कि वो ये बैंकॉक में बेचें और पैसे मुझे भेज दिया करें। नादिर भाई इस बात पर राजी हो गए। जब वो वापस बैंकॉक गए तो जाने लगे सारे बुटीक स्टाइल के सूट अपने साथ ले गए। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब 15 दिन बाद ही नादिर भाई ने मुझे ढेरों पैसे मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिए। अब तो मैं हर माह यही करती, होलसेल से मार्केट से कपड़ा उठाती और तैयार करके बैंकॉक भेजती और वहां से डॉलर के हिसाब से मुझे पैसे मिलते। एक बार जब नादिर भाई का फोन आया, जो खबर उन्होंने मुझे सुनाई, वो सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो मुझसे कहने लगे कि समिया तुम्हारे कपड़े यहाँ पर एक पाकिस्तानी औरत को बहुत पसंद आए हैं, वो तुम्हारे साथ मिलकर बुटीक खोलना चाहती है, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम बैंकॉक में आ जाओ, टिकट मैं तुम्हें भेज देता हूँ। मैं तो ऐसा मौका गंवाना ही नहीं चाहती थी। जब ये बात मैंने अपने वालिदैन से की, मेरी वालिदा तो ये सुनकर हत्ते से उकड़ गई। कहने लगी कि जवान जहान बेटी को मैं पराए देश कभी ना भेजूं। मेरे वालिद भी इस बात पर राजी न थे, लेकिन मेरी आपा ने कहा कि नादिर भी तो वहीं है, अच्छा है कि समिया वहां की बड़ी बुटीक में काम पर लग जाएगी। मेरी आपा ने एक तवील बहस के बाद अम्मी अब्बा को राजी कर लिया। नादिर भाई ने मेरा टिकट भेज दिया। जब मैं जहाज में बैठी तो मेरी खुशी की इंतहा न थी। पहली बार मैं जहाज में सफर कर रही थी। मैंने तो आज तक एयरपोर्ट भी नहीं देखा था और मैं एक बैरूनी मुल्क देखने और घूमने फिरने का मौका मिल रहा था। जब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंची तो मैं बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि पहला सफर मैंने जहाज का किया था और वो भी अकेले। जब मैं अपने सामान से भरी ट्रॉली लेकर बाहर आई तो चारों तरफ तेजी से नजरें घुमाने लगी कि जल्द मुझे नादिर भाई नजर आ जाएं। वहां ज्यादातर अंग्रेज और चाइनीज ही नजर आ रहे थे। औरतों ने ज्यादातर पैंट शर्ट्स और स्कर्ट्स पहन रखी थी और कुछ ऐसे लिबास के शर्म से नजरें झुक जाएं। मेरी नजरें नादिर भाई की मतलाशी थी, लेकिन एक वही मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब तो मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा था। जब वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ, वो भी अकेली, तो वो मुझे लेने क्यों नहीं पहुंचे थे? शायद मैं अपनी घबराहट छुपा नहीं पा रही थी जब वहां खड़ा एक अंग्रेज नौजवान, जो काफी देर से मुझे वहीं खड़े देख रहा था, मेरे पास पहुंच गया। उसे यूं अपने पास आता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी फ्लाइट के सारे मुसाफिर जा चुके थे, बस मैं ही वहां पर खड़ी थी। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसे अपने पास देखकर घबरा कर पीछे हटी तो कहने लगा, आर यू समिया? मैंने उसे नाफहमी से देखा। उसे मेरा नाम कैसे पता था? पहले तो मैंने सोचा कि इस बात में सर हिला दूं, लेकिन फिर सोचा न जाने कौन है और न जाने कैसे मेरा नाम जानता है। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब उस नौजवान अंग्रेज के मुंह से मैंने टूटी फूटी उर्दू सुनी। तो तुम समिया हो? मुझे मिस्टर नादिर ने भेजा है तुमको लेने के वास्ते। वो बमुश्किल रुक रुक कर लफ्ज बोल रहा था। नादिर भाई का नाम उसकी जबान से सुनकर मेरा सांस कुछ बहाल हुआ। मैंने कहा, नादिर भाई क्यों नहीं आए? मेरी बात पर वो कहने लगा, उन्हें काम था। ये कहकर उसने बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज से मेरे हाथ से सामान से लदी ट्रॉली पकड़ी और एक तरफ ले जाने लगा। मुझे भी उसकी तकलीद में चलना पड़ा। वो मुझे एक गाड़ी के पास ले गया। मुझे देखकर हैरत हुई थी, क्योंकि नादिर भाई तो बैंकॉक के किसी स्टोर में अदना से मुलाजिम थे और वो गाड़ी तो खासी बड़ी और महंगी थी। उस शख्स ने मेरा सामान डिग्गी में रखा और गाड़ी का फ्रंट डोर मेरे लिए खोला।
लेकिन मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गई। मैं भला क्यों किसी अजनबी के साथ फ्रंट सीट पर बैठती। उस शख्स ने मुझे कुछ लम्हे बड़ी तेज नजरों से देखा, फिर फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। वो शख्स गाहे बगाहे अगले शीशे से मेरा ही जायजा ले रहा था। जब भी गाड़ी सिग्नल पर रुकती वो शीशे में मुझे देखने लगता। मेरा दिल अंदर से बेहद डरा हुआ था। मैं बार बार टिश्यू से अपने पसीने पहुंच रही थी। मैंने सोच लिया था कि घर पहुंचते ही नादिर भाई से इस शख्स की शिकायत लगाऊंगी। दूसरा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब गाड़ी एक शानदार बिल्डिंग के सामने रुकी। उस बिल्डिंग के 25-30 फ्लोर देखकर तो मेरा सर चकरा गया था। मैं उसी शख्स के हमरा अंदर दाखिल हुई और फिर लिफ्ट में बैठकर एक फ्लैट तक पहुंची। जितनी शानदार वो बिल्डिंग बाहर से थी उससे कई गुना ज्यादा अंदर से थी। उसने एक डोर बेल दी तो दरवाजा नादिर भाई ने ही खोला था। उन्हें देखते ही मैं पुरसुकून हो गई। वो मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया। वो मुझे अंदर ले गए। फिर उस शख्स का शुक्रिया अदा करने लगे जो मुझे गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आया था। उसे मेरा सामान पकड़ाकर अंदर रखा और खुद भी अंदर आकर फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया। नादिर कहने लगे कि वो अभी अपनी ड्यूटी से वापस आए हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए ही उन्होंने इस डेविड नामी शख्स को मुझे लेने भेजा। मुझे उस शख्स पर हैरत उस वक्त हुई जब वो उसी फ्लैट के कमरे के अंदर चला गया। मैं खुद भी एक तवील सफ़र करके आई थी। इस वक्त मुझे भी आराम की तलब थी। मैंने इस फ्लैट का जायज़ा लिया। वहाँ 3 ही कमरे थे। मैंने नादिर भाई से पूछा, ये शख्स कौन है? कहने लगे मेरा दोस्त है। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गए। कहने लगे तुम आराम करो, फिर बात करेंगे। वो कमरे से बाहर चले गए। मैं नहा धोकर फ्रेश होकर सो गई। मेरी आंख रात को एक बेहंगम से शोर से खुली, जैसे 4-5 मर्द इस फ्लैट में मौजूद हों और बाहर लाउंज में ही बातें कर रहे हों। मैंने जब घड़ी की तरफ देखा तो झटके से उठ बैठी। रात के 12 बज रहे थे। मैं इतनी देर सो गई थी। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वहाँ वाकई नादिर भाई समेत 4 मर्द और थे। 2 चाइनीज थे और एक वो डेविड नामी अंग्रेज। सभी मुझे देखकर हेलो कहते हुए मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। मैं ऐसे माहौल से नहीं आई थी कि जहाँ यूं बेतकल्लुफाना अंदाज से मर्दों से हाथ मिलाया जाता, इसलिए मैं 2 कदम पीछे हट गई। नादिर भाई ने उनसे कहा कि ये लड़की शर्मीली है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। सामने रखे टेबल पर पिज़्ज़े के डब्बे और शीशे के ग्लासों में कोक रखी थी। वो लोग शायद खाना खा रहे थे। भूख तो मेरी भी चमक उठी थी। वो सब वापस सोफे पर बैठकर पिज़्ज़ा खाने लगे। मुझे हैरत हुई जब नादिर भाई ने मुझे वहीं बैठने के लिए कहा मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। चलो वो तो गैर मुल्की और गैर मजहब के मानने वाले थे, लेकिन नादिर भाई तो मेरे अपने थे। वो कैसे मुझे इन अजनबियों के साथ बैठकर खाने का कह सकते थे? मैंने कहा मुझे भूख नहीं है और मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद नादिर भाई पिज़्ज़े के स्लाइस और एक गिलास में कोक लेकर अंदर आ गए। कहने लगे यहाँ का माहौल एडवांस है, तुम अगर यूँ शर्माओगी तो काम कैसे करोगी? यहाँ की लड़कियाँ बहुत एडवांस होती हैं। उन्होंने वो पिज़्ज़ा मेरे सामने रख दिया। फिर जो खबर उन्होंने मुझे सुनाई, मैं उनकी हैरत से शक्ल देखती रह गई। कहने लगे ये सब लड़के इसी फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि नादिर भाई अकेले इतने बड़े फ्लैट का किराया नहीं दे सकते। उनकी बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन मैं कैसे गैर मर्दों की मौजूदगी में यहाँ रह सकती थी? मेरी परेशानी देखते हुए कहने लगे बस चंद दिन की बात है, तुम यहाँ गुजारा कर लो, फिर तुम्हें उस औरत के साथ रहना है जिसके साथ तुमने बुटीक खोलनी है, और वहाँ सब लड़कियाँ ही होती हैं। बस चंद दिन बाद ही वो मुझे उस औरत के पास छोड़ आएंगे। मैंने सोचा जब सारी बात उस औरत से तय हो ही चुकी है तो मुझे चंद दिन यहाँ रखने का क्या जवाब। मैंने ये सवाल उनसे किया तो कुछ पल वो मुझे देखने लगे, फिर मुस्कुरा कर बोले वो औरत चंद दिन के लिए दूसरे शहर गई हुई है। मैंने पिज़्ज़ा खाने के बाद जब वो कोक का पहला घूंट भरा तो फौरन से ग्लास वापस रख दिया। उसका जायका कोक जैसा बिल्कुल नहीं था। अजीब कुछ कड़वा कसीला सा था। मैंने कहा नादिर भाई ये कैसी कोक है? मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे यहाँ ऐसी ही मिलती है, तुम ये पियो वरना पिज़्ज़ा हजम नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने वो ग्लास मुझे थमा दिया। मैंने बमुश्किल उस ग्लास को खाली किया था। मुझे वो मशरूब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बात वही थी कि जो पिज़्ज़ा मैंने खाया था वो वाकई बहुत हैवी था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मुझे दोबारा से नींद आने लगी थी। नादिर भाई मुझसे आपा के बारे में और घर वालों के बारे में पूछने लगे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा देर बात ही नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों में तो नींद किसी नशे की तरह से उतरने लगी थी। मैं अपनी उस नींद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैं वहीं बेड पर लेटकर सो गई। मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि फिर सुबह ही मेरी आंख खुली थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना आप कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे बेहद थकन से चूर हो चुकी हूँ। मुझे अपने वजूद में नकाहत सी महसूस हो रही थी। मेरा सर अपनी नींद से चकरा रहा था, फिर भी मैं अपना सर चकराता सर पकड़कर उठ बैठ गई। मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जब मेरे होश कुछ उजागर हुए तो अपने खुले बाल देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं तो अपने बाल बांध कर सोई थी। दूसरी हैरत मुझे अपने बेड की बिखरी चादर देखकर हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बराबर भी कोई सोया हो। ये सब देखकर मेरे अंदर एक बेचैनी सी होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मेरी आंखों में अब भी नींद की गुनूदगी थी। मैंने शावर लिया ताकि अपनी नींद को कुछ भगा सकूं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो फ्लैट खाली था। शायद सब लोग अपनी नौकरियों पर जा चुके थे। मैंने भी शुक्र किया। मैंने फ्रिज खोली और दूध की बोतल निकाली।
किचन में जाकर अपना नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद मुझे अपने अंदर कुछ तवानाई सी महसूस हुई। कुछ देर इधर उधर घूमकर फ्लैट का जायजा लिया और फिर बैठकर टीवी देखने लगी। मुझे शाम को हैरत हुई जब नादिर भाई के साथ वो डेविड तो आया था, लेकिन वो 2 चाइनीज साथ ना थे, नए 2 लड़के थे। मैं दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चली गई। नादिर भाई आज फिर बर्गर बाजार से ही लाए थे, साथ वही कोक। मैंने कहा, आप क्यों रोज इतना खर्चा कर रहे हैं, मुझे दाल सब्जी ला दें, खाना मैं घर पर ही बना लिया करूंगी। लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगे, चंद दिन की मेहमान हो तुम, फिर तो इस मैडम के पास चली जाओगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बर्गर तो खा लिया, लेकिन वो मशरूब नहीं पिया था, मुझे वो पसंद ही नहीं था। नादिर भाई न जाने क्यों मुझे वो मशरूब पीने पर इसरार करने लगे। कहने लगे, ये एनर्जी ड्रिंक है, बैंकॉक की स्पेशल ड्रिंक है, मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इनकार क्यों कर रही हो। मैंने कहा, मुझे इसका जायका नहीं पसंद, इसको पीते ही मुझे नशा होने लगता है। वो कहने लगे, इससे नींद अच्छी आ जाती है, चलो अब नखरे मत करो और ये पी लो। उन्होंने गिलास पकड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया। मैं ना चाहते हुए भी उसे पी चुकी थी। फिर से वही हुआ था, उसे पीते ही मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी। सो फिर से मेरा वजूद मुजमहल था, सर चकरा रहा था, मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। आज तो मैंने नाश्ते के बाद पेन किलर भी खाई थी। आज वो डेविड दोपहर को ही घर आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक खाने का बक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, तुम्हारे लिए। मैंने वो बक्स उससे लिया और किचन में रख दिया। मुझे भूख नहीं थी। मैं अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि जब नादिर भाई के साथ सब नौजवान आते थे तो मैं सामने नहीं जाती थी, इसीलिए मैंने यही सोचा कि अपने कमरे में चली जाऊँ। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, जब से मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है मुझे तुम और भी अच्छी लगने लगी हो। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो। वो कहने लगा, तुम्हारा बहनोई रोज तुम्हें नशा आवर शराब पिलाकर तुम्हें हमारे हवाले कर देता है। रोज 2 या 3 ग्राहक तुम्हारे कमरे में जाते हैं और उसके वो हजारों डॉलर कमाता है और बहुत जल्द तुम्हें बेचने वाला है, जहां तुमसे यही सब करवाया जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। कैसा बदबख्त शख्स था मेरा बहनोई, उसने अपनी बहन जैसी साली के साथ क्या सलूक किया था। मैं रोने लगी। वो अंग्रेज कहने लगा, अब क्यों रो रही हो, इतनी ही अपनी इज्जत प्यारी थी तो यहाँ क्यों आई, तुम यहाँ पैसा ही तो कमाने आई हो, तो फिर कमाओ पैसा। कहने लगा, मैडम जी ये बैंकॉक है, यहाँ पर ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैं अनजाने में कैसा कभी गुनाह कर रही थी, लेकिन वक्त अभी भी नहीं गुजरा था। डेविड अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई और अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लिए। कुछ पैसे भी मेरे पास मौजूद थे, मैंने वो भी लिए और उस फ्लैट से बाहर निकलकर वहाँ से मैंने एक टैक्सी की और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गई। वहाँ जाकर सारी बात ऑफिसर्स को बता दी। खुशकिस्मती से वहाँ पर एक पाकिस्तानी भी मौजूद था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ उनको समझाने में आसानी हो गई। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और मेरे बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया। मुझे वापस पाकिस्तान भी भेज दिया। वापस आकर मैंने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। मेरी आपा तो सुनकर ही दंग रह गई थी। मेरी आपा बहुत सीधी सादी औरत थी, जो आज तक उस शैतान शख्स को जान ही न पाई थी। मेरे वालिदैन भी मेरी वजह से बहुत परेशान हुए, लेकिन मेरे गुनाह को पर्दे में ही रखा। नादिर भाई से आपा की तलाक दिलवा दी गई। बहुत जल्द मेरा भी देखकर रिश्ता तय कर दिया। अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी, क्योंकि मैं गुनाहगार न थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ अनजाने में हुआ, और जैसे ही मुझे इल्म हुआ मैंने मौका पाकर खुद को बचा लिया था। खुद को गुनाह के हवाले नहीं किया था।